अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर वाहिद अहमद आपसे मुखातिब। अक्सर हम ये बातचीत में सवालात में जो है वो कंफ्यूज रहते हैं कि बैलेंस डाइट क्या है और डाइटिंग क्या होती है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज जिस मेहमान को अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया है, उनका ताल्लुक़ जो है वो आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से है और ये वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर हैं, रजिस्टर्ड डायटीशियन हैं और इनकी खिदमात में इन पेशेंट और आउट पेशेंट की डाइट से रिलेटेड उनको कंसल्ट करना, डाइट्स से रिलेटेड उनको एजुकेट करना शामिल है। इसके साथ-साथ जो है ये जो टाइप 1 डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं, उनको ट्रेन भी करते हैं डाइट मैनेजमेंट के लिहाज से। इसके अलावा इनका लंदन भी विज़िट रहा है, जहाँ से ये डाइट मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद अपग्रेडिंग कर कर आई हैं। मलेशिया में भी ये विज़िट कर चुकी हैं और इसके साथ इनके बहुत से पेपर्स भी हैं जो कि डिफरेंट हेल्थ मैगज़ीन्स में पब्लिश हुए हैं। इनका ताल्लुक़ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी है। ये डिफरेंट चैनल्स लाइक जियो, ARY पर भी ये अक्सर अपीयर होते हैं डाइट के हवाले से। इसके साथ-साथ जो है इनका रेडियो चैनल्स, डिफरेंट जो एफएम चैनल्स हैं, उनमें भी इनकी पार्टिसिपेशन है। तो हमारे साथ आज प्रोग्राम में मौजूद हैं मिस मोती खान और विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू वेलकम मिस मोती खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, आपने अपने बहुत ही बिज़ी स्केड्यूल में से टाइम निकाला और हमें जो है टाइम दिया। हमारा जो है वो प्रोग्राम का फॉर्मेट ये होता है कि हम किसी भी एक इशू को लेकर चलते हैं और उस पे बात करते हैं। तो आज जी हमने जो है वो डाइट एंड डाइटिंग, इसमें जो हमारे व्यूअर्स को कन्फ्यूजन होता है उसके बारे में हमें आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए थी कि आप क्या कहते हैं जी। कि डाइट और डाइटिंग में क्या डिफरेंस होता है? अच्छा, पहले तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाहिद, आपने मुझे इनवाइट किया। दूसरा, आपका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी कॉमन लोगों को, पॉपुलेशन को पता है इस बारे में, और कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा है इसके बारे में, क्योंकि डिफरेंट सोशल, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट मीडिया के थ्रू लोग बहुत सारी चीज़ें खुद से भी पढ़ते हैं और खुद से फॉलो कर रहे होते हैं। तो आपके टाइटल डाइट एंड डाइटिंग के अंदर जो थोड़ा सा डिफरेंस ये बताऊं टेक्निकली, कि डाइट जो है वो बेसिकली आप जो खा पी रहे हैं, ये वो चीज़ का नाम है कि हम क्या खा रहे हैं और हम कितना पोर्शन में खा रहे हैं। और डाइटिंग का मतलब ये, जो हमारा मेजर कॉन्सेप्ट डाइटिंग का ये है कि आपको डाइटिंग करनी है तो हमने वेट लॉस के लिए ही डाइटिंग करनी है। एंड इट कैन बी एनीथिंग। आप खाली फ्रूट डाइट कर लें, आप प्रोटीन डाइट कर लें, ओनली कीटो कर लें, जो डिफरेंट किस्म की फैट डाइट्स बनी हुई हैं। हमारा जो ओपिनियन है अबाउट डाइट एंड डाइटिंग इतना क्लियर नहीं है। तो अगर मैं थोड़ा सा डिफाइन करूँ कि बेसिकली व्हाट इज डाइट, तो हम लोग जो खा रहे हैं, वट एवर वी आर ईटिंग इज what we are eating is basically called a healthy diet or an unhealthy diet। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या कंपोनेंट्स ले रहे हैं, कितने फूड ग्रुप्स को हम कवर करते हैं, हम रोजमर्रा की रूटीन में कितना खाना, क्या नाश्ता स्किप करते हैं या टाइम पे ले रहे होते हैं, बेड टाइम पर खाना लेट खाया जा रहा है, जल्दी खाया जा रहा है, खाने के टाइमिंग्स क्या है, और उसमें से कितना पोर्शन डेली कितना लेना चाहिए, ये चीजें बहुत जरूरी इस वक्त काउंट करती हैं। अगर हेल्दी और अनहेल्दी डाइट को मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, उसमें हेल्दी डाइट के अंदर वो सारी नेचुरल फूड्स आ जाएंगे जो हमें इस वक्त कुदरत ने, नेचर की तरफ से अवेलेबल हैं। फ्रूट, सब्जियां, दालें, मीट, रेड मीट, वाइट मीट है, एग्स हैं, ये सारी आपकी नेचुरल डाइट में इंक्लूड होती है और ये हेल्दी डाइट कहलाती है। अगर हम देखें कि डाइट के अंदर और अनहेल्दी कंपोनेंट्स कौन से हैं, तो अनहेल्दी कंपोनेंट्स होंगे जिसमें हम प्रोसेस, फ्रोजन फूड्स हैं, जो आर्टिफिशियली प्रिजर्व्ड, आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड फूड्स हैं, और सॉसेजेस हैं, और बहुत सारी फूड चेन्स आजकल हैं, आर्टिफिशियल मसाले हैं। सो दीज आर ऑल कॉल्ड अनहेल्दी। इसमें एक और चीज टॉप ऑफ द लिस्ट वो होगी आपकी बेकरी प्रोडक्ट्स, और जितना मैदा और राइस और छने हुए आटे की बेस्ड जितनी चीजें होती हैं, दीज आर कॉल्ड अनहेल्दी डाइटरी कंपोनेंट। अगर हम इसको कंपेयर करें डाइटिंग से, तो कंपैरिजन तो कुछ नहीं है। अगर आपकी डाइट हेल्दी है तो आपकी इम्यूनिटी और आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है वो बहुत सी बीमारियों से बचती भी है, और आप बहुत ज्यादा हद तक अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव रखते हैं। अगर हम डाइटिंग की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके जो होंगे वो देख रहे होंगे कि वेट का कंसर्न बड़ा आ रहा होता है। सो अगर हम डाइटिंग को कंसर्न करेंगे,
तो अभी हम आगे चल के भी इसका डिस्कशन कर लेंगे कि किस किस्म के डाइट प्लान आजकल अवेलेबल है और फेमस हुए हुए हैं और उसके ड्रॉबैक्स क्या है। तो वो ज़रूर मैं आपसे डिस्कस करूंगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से जो है वो डिफरेंस इसका बताया। मैं इसमें मज़ीद आपसे पूछना चाहूँगा कि जो लोग डाइटिंग की तरफ रुजू करते हैं, वो आमतौर पर उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वज़न कम करना है उन्हें। और वज़न कम करने के लिए जो है बहुत सारे जो है वो हमारे पास सोशली ऑफ़र्स मौजूद होती हैं कि इतने दिन में वज़न कम कीजिए, इस तरह से वज़न कम कीजिए। आप ये जो ड्रास्टिक चेंज होता है बॉडी वेट में, या हम फ़ौरन से वज़न कम करना चाहते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए वजन बढ़ना वजन बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत सारी वजूहात होती हैं इसकी। हमारे यहाँ एशियन पॉपुलेशन में जो हमारा खाने का मेजर कंपोनेंट है, हम रोटी को प्रेफर करने के बजाय चावल, प्रोसेस फूड, बाहर के खाने, फ्राइड फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स को इतना हमारा कंजम्पशन इतना ज्यादा है, इंक्लूडिंग डाइटिंग का कॉन्सेप्ट इस वजह से ओरिजिनेट होता है कि आप गूगल पे चले जाएं, आप सोशल मीडिया के किसी चैनल पे चले जाएं, कहीं भी आपको प्रोग्राम्स में कोई भी डाइटिशियन आके या कोई भी आपको डिफरेंट किस्म के हेल्थ प्रोफेशनल्स आके गाइड कर रहे होते हैं। सो सबसे ज़रूरी चीज़ जो इस वक्त हमारे पास खतरनाक है वो ये है कि हमारे वजन तो बढ़ गया, लेकिन हम सबसे पहले मेडिकल एडवाइस नहीं देखते। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब वजन बढ़ना शुरू हो जाए गैर जरूरी तौर पे, या आपके अपने खाने में कोई ऐसी गड़बड़ हो रही हो जिससे वजन बढ़ रहा हो, सबसे पहले मेडिकल एडवाइस लेनी बहुत जरूरी है। उसका सेकंड स्टेप ये होता है कि लोगों को बहुत ज्यादा शॉर्टकट की आदत है। डाइटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि हमने कीटो डाइट कर ली, हमने फ्रूट डाइट कर ली, प्रोटीन डाइट कर ली, एटकिंस कर ली, खाली मिल्क डाइट होती है, बहुत सारी ऐसी डाइट निकल आई हैं जिसकी वजह से लोग उसको शॉर्ट टर्म में बहुत जल्दी जल्दी वेट लॉस करने के चक्कर में वो डाइट जो है ना फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और इसकी वजह से ये होता है कि ये बिल्कुल टेम्पररी वेट लॉस ट्रिक्स होती हैं। और 1-2 महीने या 3 महीने के बाद जब आपका अच्छा खासा वजन आप लूज कर जाते हैं इन डाइट की वजह से, तो अल्टीमेटली आपको एक इस तरह की रूटीन से हट के वापस अपनी नॉर्मल खाने की रूटीन में आना पड़ता है, जिसकी वजह से आपका वजन बाउंस बैक हो जाता है और आप रीगेन कर जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसके अलावा जो जिस तरह जितने डाइटरी कंपोनेंट्स मैंने भी डिस्कस किए कि फ्रूट, प्रोटीन, एटकिन, कीटो डाइट, इन सबके कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ड्रॉबैक्स हैं, बहुत ज्यादा नुकसानात भी हैं, क्योंकि हम खाने को बैलेंस नहीं कर पाते इनकी वजह बिल्कुल सही कहा आपने कि हमें अगर डाइटिंग की तरफ जाना है तो सुपरवाइज़ डाइटिंग प्लान होना चाहिए, खुद से कुछ ना करें। और दूसरी बात ये है कि जितनी भी हम प्रिजर्व फूड इस्तेमाल करते हैं, ये सारी जो है वो वेट से एसोसिएटेड जो इश्यूज होते हैं, उनको ये एड्रेस करती हैं। तो हमें से। जी। बगैर किसी प्रॉपर सुपरविजन के बाद, बगैर किसी एक्सपर्ट मॉनिटरिंग के जो है वो डाइटिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए। इसी जी। बात को आगे बढ़ाते हुए हम मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि बहुत सी क्रॉनिक डिजीज़ हैं, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, बहुत से लोग गुर्दों के किसी आर्ज़े में मुब्तला होते हैं, बहुत से लोग जो है वो कोई कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला होते हैं। इनका इन सब बीमारियों का जो है वो डाइट से क्या ताल्लुक होता है? आप हमारे व्यूअर्स को बताना चाहेंगे? जी जी बिल्कुल, आपने जो मेन डिजीज इस वक्त फोकस की है वो हम अपनी आप और हम डेली क्लिनिक्स में भी देख रहे होते हैं। और सबसे बड़ा हमें ये ड्रॉबैक ये लग रहा होता है कि पेशेंट अगर फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूं, तो पेशेंट अगर अपनी डाइट को बैलेंस नहीं करेगा डायबिटीज़ होने के बावजूद, तो ऐसी इस हालत में होता है कि उसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस की डेफिशिएंसीज होना शुरू हो जाती हैं, और ग्लूकोज पे जो है ना नेगेटिव इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है, शुगर मुस्तकिल बढ़ने लग जाती है। और इन शॉर्ट टर्म गोल्स की वजह से पेशेंट का वेट शायद लूज हो जाए, लेकिन ग्लूकोज अनकंट्रोल होती है और मुस्तकिल इनकी, और फिर ब्लड प्रेशर्स और स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें वेट लॉस करना है कुछ भी करके, और हम डाइट से करें। इस वक्त अगर मैं डायबिटीज, हार्ट और ब्लड प्रेशर के इन तीन कैटेगरी की, जो हमारे बहुत ज्यादा कॉमनली ये पेशेंट्स हम देखते हैं, इन पे इनकी डाइट पे फोकस करूँ, तो मैं सिंपल 2-3 स्टेप्स जरूर बताती हूँ। कि एक तो पानी बहुत अच्छा पीजिए, अगर फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर की तरफ से है हार्ट या गुर्दे के मसले की वजह से, तो आपको पानी को रिस्ट्रिक्ट करना होगा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक, नंबर 1। दूसरी चीज है कि खाने में नमक को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। नमक वो होता है जो कि हमारे यहाँ टेबल सॉल्ट हर खानों पे छिड़क के हम ले रहे होते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। पैकेट के मसाले इस वक्त आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड है, जिसमें बहुत ज्यादा सोडियम एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है, वो डेंजरस है आप लोगों के लिए। फिर इन पेशेंट्स के लिए चीनी और बहुत ज्यादा चिकनाई की चीजें भी खतरनाक है। सो डीप फ्राइड चीजें, बहुत ज्यादा मक्खन, चीज और घी का इस्तेमाल, फिर खाने के अंदर मुस्तकिल चीनी जो कि बेकरी की आइटम्स में बहुत ज्यादा होता है,
मीठा बन रहा है तो खाना ज़रूरी है, तो इन चीज़ों की एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑन दी अदर हैंड अगर हेल्दी ऑप्शंस देखे जाएं ऐसे पेशेंट्स के लिए, तो मैं हमेशा ये कहती हूँ कि खाने में सलाद का इस्तेमाल जरूर करें। कच्ची सब्जियों में बहुत जबरदस्त बी विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस, वाटर कंटेंट और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि खून की सफाई और ग्लूकोज कंट्रोल करते हैं। तो सैलेड्स हर डाइट में जरूर रखें। दूध से बनी हुई चीजों में लो फैट दूध या दही का इस्तेमाल जरूर करें। लो फैट चीज भी ले सकते हैं। रेड मीट जिसे हम मटन या बीफ कहते हैं, आप हफ्ते में एक दिन रख सकते हैं। बाकी दिन हफ्ते में 2 दिन फिश और 2 दिन चिकन रखें, ये ज्यादा बेहतर हेल्दी ऑप्शंस होते हैं। जितनी बीन्स और दालें हैं वो हमारा प्लांट सोर्स है प्रोटीन का, और उसमें जबरदस्त फाइटोकेमिकल्स भी होते हैं। तो इसमें ये होता है कि बीन्स और दालों पे ज्यादा फोकस किया जाता है कि आपको फैट और कोलेस्ट्रॉल जो है आपका बेहतरीन तौर पे कंट्रोल मिल रहा हो। एक और चीज जरूरी है, वो ये है कि हम चावल, रोटी और पास्ता, आजकल हमारे यहाँ बच्चों बड़ों में पास्ता या नूडल्स खाने का बहुत रिवाज हो गया है, और राइस का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है कुछ कम्युनिटी लेवल पे भी, या एथिकली कुछ लोग कल्चरल फूड चावल बहुत ज्यादा है। तो ये याद रखें कि जब आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और वजन के साथ मसले के साथ हैं, तो आपको खाने में वो चीजें लेनी जिसमें रेशा या फाइबर की मिकदार ज्यादा हो। फर्ज करें अगर मैं गंदम या जौ की रोटी आपको एडवाइस करूं, तो जौ तो बेस्ट है डायबिटीज कंट्रोल के लिए और अल्टीमेटली वेट भी कंट्रोल करता है। तो जौ की रोटी या गंदम की रोटी घर की बनी हुई बेस्ट है। आपको नान या ब्रेड लेने की जरूरत नहीं है, इवन नाश्ते में भी आप ले सकते हैं। तो चावल को हफ्ते में एक दिन करना या 2 दिन रखना इज बेटर रादर देन जस्ट हैविंग इट डेली। और उसके साथ आपका जो नूडल्स वगैरह है, इसकी कंजम्पशन भी आपको लिमिट करनी पड़ेगी क्योंकि इसमें भी फाइबर कंटेंट नहीं है, और ये डेफिनेटली ग्लूकोज तेजी से बढ़ाता है। सो आई रिकमेंड ये हेल्दी चीजें जो है ना आपकी डेली रूटीन में आ जाएंगी, तो बहुत हद तक आपकी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और वजन के जो है कंट्रोल बहुत अच्छा आपको मिलेगा। जहाँ तक कैंसर के पेशेंट्स की बात है, कैंसर के पेशेंट्स क्योंकि बहुत ज़्यादा कैकेसिक होते हैं, उनके अंदर मसल्स की जो तोड़ फोड़ है, जिसमें प्रोटीन का जो तोड़ फोड़ है वो तेज़ी से हो रहा होता है, तो ऐसे मरीजों में वेट लॉस बहुत तेज़ी से हो रहा होता है। तो इसमें इनको प्रोटीन बहुत अच्छा लेना चाहिए, जो कि सुपरवाइज डाइटिशियन हम क्लिनिक्स भी करते हैं, हम बिल्कुल एडवाइस करेंगे। और कैंसर के ज़्यादातर पेशेंट डिपेंड करता है किस कंडीशन के साथ हैं, कीमो हो रही है या मेडिसिन चल रही है या ट्यूब पर हैं, उनको स्पेशल सुपरवाइज न्यूट्रिशन काउंसलिंग एजुकेशन की ज़रूरत है। तो कैंसर के पेशेंट के लिए मेरे ख्याल से डाइटिंग को फॉलो करना अच्छा नहीं है, उनको हेल्दी बैलेंस डाइट फिलहाल लेनी चाहिए जब तक कि खुदा ना खास्ता उनकी थेरेपी या मैनेजमेंट चल रही है। और सुपरवाइज डाइटिशियन के अंडर वो अगर ले लें एक अपना डाइट प्लान, तो वो उसमें बहुत उनको फायदा करेगा। बहुत अच्छे से आपने इसको बताया। एक और चीज़ जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगा आपकी प्रेज़ेंस का टेकिंग बेनिफिट, कि जो न्यूली डायग्नोज़ हमारे डायबिटीज़ के स्पेशली पेशेंट होते हैं, वो जब अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो वो जहाँ डाइट को से रिलेटेड कुछ कॉन्शियस होते हैं, इसी के साथ-साथ जो है वो शुगर फ्री डाइट और लेस कैलोरी और ज़ीरो कैलोरी फिज़ी ड्रिंक्स की तरफ जाते हैं। इसके बारे में मुख्तसरन आप कुछ बताना चाहेंगी? जी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो है वो बहुत सारे अप्रूव्ड हैं एफडीए से ओवरऑल, लेकिन हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे होते। बेसिकली अगर पेशेंट्स को हम यही एडवाइस करते हैं कि आप आर्टिफिशियल स्वीटनर का इस्तेमाल कम से कम रखें। बहुत सारे ब्रांड मार्केट में अवेलेबल हैं, और हमारे सबसे बड़ी गड़बड़ मैंने देखी है कि हमारे डायबिटीज के लोगों में ये होता है कि भाई हम कोई भी स्वीटनर के साथ खीर, मिठाई, केक बना के खा सकते हैं, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं होता कि वो मिठाई, केक या खीर ऐसे कोई डिजर्ट बना रहे, तो उसके अंदर फैट और मैदा इतना सारा होता है जिसकी वजह से ग्लूकोज उनकी खराब हो जाएगी। और घी का अगर उसमें मिक्सचर बना हुआ हो, घी उसमें या बटर एडेड हो, तो कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो सकता है। तो डायबिटीज शायद इतनी तेजी से ना खराब हो, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और वजन का मसला उनमें बहुत ज्यादा तेजी से हो सकता है। स्वीटनर्स दिन में 1 से 2 टैबलेट पूरे दिन की आप रखें, और कोशिश करें स्वीटनर्स अव्वल इस्तेमाल ही ना करें, बिकॉज इसका बॉडी में कोई कैलोरिक बेनिफिट नहीं है, कोई ताकत या एनर्जी के तौर पे ये कोई अच्छी चीज नहीं है। नुकसान नहीं करी तो जिसमें कोई फायदा भी नहीं है। तो आई नेवर रिकमेंड माई पेशेंट्स कि आप स्वीटनर इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हो तो कम से कम एटलीस्ट 2 टैबलेट या 2 साशे छोटे पूरे दिन में कोई भी स्वीटनर के ले सकते हैं। एस्पर्टेम है, सुक्रोलोज है, ये जेनेरिक नेम्स होते हैं जो स्वीटनर के लोग ले सकते हैं, लेकिन इसको मिनिमम रखें। जितना कम से कम रखेंगे उतना अच्छा आपके हेल्थ और उसके डाइजेस्टिव हेल्थ पे इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसी बात से आगे एक और सवाल मेरे ज़हन में उभरा जो मैं समझता हूँ कि व्यूअर्स ज़रूर जानना चाहेंगे, कि अक्सर लोग जो है वो अ, फ्रूट लेने के बजाय उसको मिल्क शेक की फॉर्म में, जूस की फॉर्म में लेना चाहते हैं।
और जब उनसे कहा जाए कि आप कोई फ्रूट जो है वो लीजिए, तो वो ज़्यादा रिकमेंड करते हैं कि मिल्क शेक की फॉर्म में हो, जूस की फॉर्म में हो। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? अच्छा, स्पेसिफिकली अगर डायबिटीज के लिए हम थोड़ा देखें कि लोगों को मिल्क शेक या जूस की फॉर्म में लेना है, तो शुगर जब तक 70 से नीचे नहीं जाए, ग्लूकोज के लेवल 70 से बिलो नहीं जाते, हम डायबिटिक पेशेंट को कभी नहीं बोलते कि आप जूस लें, ठीक है। वो एक क्विक एक्टिंग ग्लूकोज कहलाती है, जिसमें तेजी से जिस्म में खून के और खून में शक्कर की मिकदार बढ़ जाती है विद इन 15 मिनट। तो जूसेस और शेक्स का कॉन्सेप्ट वो ये कि हमने खुद बनाया हुआ है। अगर हम जनरली देखें, इसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं, लेकिन बात ये है कि जूसेस की हेल्थ बेनिफिट्स बहुत लिमिटेड है, क्योंकि वो आपकी ग्लूकोज रेज कर देगा और आप फाइबर से महरूम हो जाते हैं। डाइट में जो हमारे फ्रूट्स में कुदरती रेशा या फाइबर की मिकदार होती है, हम अगर जूसेस को छान के ब्लेंड करके निकाल के ग्लास पी रहे हैं, तो उसमें से हम फाइबर सारा फेंक रहे हैं, जो कि बहुत ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं उसके आपके जिस्म में, आपकी आंतों के लिए बहुत जबरदस्त है, आपके डाइजेशन के लिए फाइबर जबरदस्त होते हैं, जो कि फ्रूट के छिलके में या उसके पल्प में मौजूद होता है। तो जूसेस तो मैं एडवाइस बिल्कुल नहीं करती। कभी कभी हो गया तो पी लिया, लेकिन डायबिटिक्स के लिए जूसेस बिल्कुल नहीं। बाकी पॉपुलेशन के लोगों में अगर कभी भूख कम हो या उनको नौजिया बहुत रहता हो, तो थोड़ा जूस लेने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो फ्रेश होना चाहिए, प्रिजर्व तो बिल्कुल नहीं। एक और सवाल जो मिल्क शेक से रिलेटेड है, शेक्स में ये देखा गया है कि लोग दूध में फ्रूट्स डाल डाल के ब्लेंड करके पी रहे होते हैं। ये एक तरह से हेल्दी है उन बच्चों के लिए जिनके अंदर वजन की कमी है या भूख की कमी हो या कम खाते हो, ये तो बच्चों के लिए बेहतर होगा। लेकिन जो शेक्स का ये डी बेनिफिट कह लें या एक ड्रॉबैक या नुकसान ये कह लीजिए कि इसमें कैलोरीज बढ़ जाती हैं और ये वजन बढ़ा सकता है। सो अनलेस आप कैलोरीज का अंदाजा नहीं है आपको फ्रूट शेक के एक ग्लास में एवरेज कितनी कैलोरीज होती हैं, तो आप उल्टा वजन ही बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि हमारे लोगों की फिजिकल एक्टिविटी भी इतनी अच्छी है। सो आई रिकमेंड मिल्क शेक विदाउट शुगर, नॉन डायबिटिक्स के लिए ठीक है, वो भी कभी कभी, डेली नहीं। इससे बेहतर है कि आप एक ग्लास दूध बेड टाइम पर और अपना फ्रूट पूरे दिन में 1 से 2 सर्विंग 3 दफा अलग अलग टाइमिंग पे 2 से 3 फ्रूट्स पूरे दिन में ले लिया करें। दैट इज बेटर रादर देन हैविंग मिल्क शेक बना के पिया जाए। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, वो हमारे डाइट पैटर्न के हवाले से है, जो हम मील टाइमिंग है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है हम लेट आवर्स में, लेट नाइट जो है वो मील लेते हैं, जिससे डेफिनेटली बॉडी को जो है फ़ायदे के बजाय नुकसान होता है। मैं चाहूँगा कि इस फोरम से आप मेरे व्यूअर्स को बता सकें कि जो लेट आवर्स में या लेट नाइट जो डाइनिंग है, वो किस तरह से उनकी हेल्थ के लिए जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि अपने खाने के टाइमिंग्स आप फिक्स रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने पूरे दिन में हमें रात सोने के लिए दिया, और सुबह उठ के हमें नाश्ता प्रॉपर करना चाहिए। लंच बेशक थोड़ा सा लाइट हो, डिनर जल्दी हो, और कम से कम सोने से 2-3 घंटे पहले डिनर हो जाना चाहिए। सो आइडियली मैं एडवाइस करती हूँ कि 8 से 9 बजे सुबह नाश्ता हो, या 7 से 8 के बीच में आपका नाश्ता हो। उसके बाद 11 बजे आप एक फ्रूट लें बीच में। 1 से 2 बजे का टाइम या 2:30 बजे का टाइम आपका लंच आवर होना चाहिए, जिसमें प्रॉपर आप जिस तरह मैंने हेल्दी डाइट की सारी चीजें कंपोनेंट्स डिस्कस किए हैं वो होने चाहिए। 5-6 बजे कोई फ्रूट या नट्स ले लीजिए, थोड़े से बादाम पिस्ते या अनसॉल्टेड हो सकते हैं 6 से 10 दाने, या दूध का ग्लास हो सकता है, या फ्रूट चाट हो सकती है, या सिंपल एक फ्रूट हो सकता है। 8 बजे इज द बेस्ट टाइम टू हैव डिनर। 8 बजे आपका डिनर हो जाना चाहिए, ताकि कम से कम सोने से 2 घंटे पहले आपका डाइजेशन कंप्लीट हो जाए। और होता ही है कि अक्सर हम पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी पे एडवाइस करते हैं, तो मैं कहती हूँ आप डिनर से पहले 1 घंटा आधे घंटे की वॉक कर लें, या आप डिनर अगर आपने 8 बजे कर लिया, तो रात को 10 बजे आधे घंटे की वॉक करके फिर आप सो सकते हैं। तो इस तरह का रिदम रखना इज बेटर रादर देन 10-11 बजे 12 बजे लोग खाना खा के फौरन लेट रहे होते हैं, जिस सबका मेटाबॉलिज्म या खाना हजम होने की स्पीड में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है और वजन मजीद बढ़ा सकता है। तो ये सारी चीजें ना टाइमिंग्स के साथ बेहतर रहेंगी अगर इस तरह फॉलो की जाए। बहुत शुक्रिया आपका। एक आपने बहुत ही अच्छा रिव्यू दिया हमें डाइट और डाइटिंग के हवाले से, और इस पूरी कन्वर्सेशन में हम यही समझ पाए हैं कि एक तो खाने पीने का टाइम फिक्स होना चाहिए, उसमें डिसिप्लिन होना चाहिए, और इसके साथ साथ जब भी हम वेट रिड्यूस करने के लिए कोई प्लान करते हैं, तो वो सुपरवाइज होना चाहिए, उसको इंडिपेंडेंटली ना किया जाए। और तीसरी बात जो है वो ज़रूरी है कि जब भी हम खाने पीने के लिए कुछ भी सेलेक्ट करें खाने के लिए, तो कोशिश करें कि उसमें जो प्रिजर्व डाइट्स हैं उनको अवॉइड कीजिए, बेकरी आइटम्स को अवॉइड कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपने बहुत ही बिज़ी दिन में से टाइम दिया, और हम उम्मीद करते हैं, जब मैं लफ्ज़ हम करता हूँ तो मैं अपने व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप को हम इंशाल्लाह
फिर किसी और टॉपिक पे डाइट के हवाले से किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे इंशाल्लाह आपको ज़रूर ज़हमत देंगे ताकि आप आकर हमारे व्यूअर्स को उसके बारे में तफसीलन बता सकें। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर वाहिद, आपका बहुत शुक्रिया फॉर इनवाइटिंग मी। आई होप कि कॉन्वर्सेशन सबके लिए हेल्प बेनिफिशियल होगी। नेक्स्ट अब कभी भी कोई ऐसा आपको लगे कि सवालात हैं व्यूअर्स के जो रह गए हैं, कभी मुझे इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो आई विल बी डेफिनेटली पार्टिसिपेटिंग। और बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी और व्यूअर्स इस प्रोग्राम को यहाँ इख्तिताम करते हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।